नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, लेखक, अभिनेता, मंच संचालक और स्पीकर इसलिए कि मैंने कई कॉलेजों में सर के वक्तव्य सुने। और शैलेश लोढ़ा जी को हिंदी से इतना प्यार है कि वो हिंदी ने उनको नाम और दाम दोनों दिया है और उसका फर्ज निभा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार, लेखक, निर्देशक हिंदी का खाते हैं और सभी कुछ मिलता है उन्हें। उसके बावजूद वो अंग्रेजी में बात करते हैं और राइटर भी जो देवनागरी में स्क्रिप्ट लिखना चाहिए रोमन में लिखते हैं। तो ऐसे ही महान, हमारी नज़र में महान है क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं, हिंदी के प्रति बहुत समर्पित हैं शैलेश लोढ़ा जी। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। हमारे कार्यक्रम हिंदी दिवस 14 सितंबर में भी सर आए और आज हम वही निवेदन भी करने आए हैं। अगर समय मिलेगा तो सर आएंगे भी। तो नमस्कार शैलेश जी। नमस्कार केशव भाई। पहली बात तो धन्यवाद, आज आपने समय दिया, इतना बहुमूल्य समय है कि देखिए ये गलतफहमी मुझे है ही नहीं जी कि मेरा कोई बहुत बहुमूल्य समय है। मैं काम करता हूँ निश्चित तौर पर। जब व्यक्ति काम करता है तो एक जगह पे एक ही समय में एक ही जगह पे हो सकता है, तो उस वक्त दूसरी जगह पे होना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन चूंकि बात हिंदी की है और आप हिंदी के लिए बात कर रहे हैं तो ये मेरी खुशी है कि मैं आपके साथ इस बातचीत में शिरकत कर रहा हूँ। हमारे कार्यक्रम में जब आते हैं, इस्कॉन में जब आवाज़ लगती, कहना चाहिए आप तो सब कि शैलेश जी आए, मतलब आपने इनको 7 लाख रुपए इनकी फीस दी है तो फिर लोगों से कहा जाता है कि नहीं, शैलेश जी ने हिंदी के लिए ये किया है। देखिए तो सबसे बड़ी बात तो मैंने हिंदी के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हिंदी ने मेरे लिए किया है। यदि भाषा नहीं होती तो मैं नहीं होता, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या हमारी तमाम आंचलिक भाषाएं। भाषा है, वो हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, बांग्ला हो, मारवाड़ी हो, जो मैं जहाँ का बेटा हूँ। भाषाएं तमाम हमारी माँ है, हम भाषाओं से पैदा हुए हैं। भाषा हमारी संस्कृति है, भाषा हमारे उद्विकास की एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है। भाषा नहीं है तो संसार नहीं है। इसलिए मैंने हिंदी के लिए कुछ नहीं किया। जो 7 लाख रुपए मैं फीस लेने के काबिल भी हुआ वो हिंदी की वजह से हुआ हूँ। तो यदि हिंदी नहीं होती तो मैं हिंदी का बेटा नहीं होता। तो यदि मैं आपके कार्यक्रमों में निःशुल्क आता हूँ तो मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। सर ये फिल्मों में तो जो राइटर हैं रोमन में स्क्रिप्ट लिखते हैं, टेलीविज़न में आपकी निश्चित रूप से आप समय निकालकर सीरियल भी कर रहे हैं, वो भी बहुत हिट हैं। वहाँ पर आप देवनागरी में स्क्रिप्ट लेते हैं? नहीं, हमारे एक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ देवनागरी में स्क्रिप्ट आती है। और जहाँ मैं किसी नई जगह जाऊँ या कोई ऐसी जगह जाऊँ और जहाँ देवनागरी में स्क्रिप्ट नहीं हो तो मैं अपनी नाराज़गी जो है जाहिर कर भी देता हूँ कि इसे देवनागरी में होना चाहिए। मैंने सुना है कि अमित जी, आशुतोष राणा और आपके बारे में यही कि आप भी देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगते हैं। देखिए वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, तो मुझे नहीं। लेकिन हाँ, मेरी अपनी भाषा है, मैं सोचता हिंदी में हूँ, मैं पढ़ता हिंदी में हूँ। तो निश्चित तौर पर जो मुझे संवाद बोलने हैं वो हिंदी में बोलने हैं, तो उसे देवनागरी में होना ही चाहिए, क्यों ना हो। जी सर, हिंदी दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने में जो हमारे प्रवासी विदेशों में रहते हैं, आज करीब करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ पर, वो हिंदी से बहुत प्यार करते हैं और हिंदी में बातचीत करते हैं, हिंदी को बढ़ाते भी हैं। गोष्ठियाँ होती, कवि सम्मेलन होते हैं, उपन्यास लिख रहे हैं और वो पढ़ते हैं तो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं भाषा को। लेकिन हमारे भारत में ये बहुत बड़ी कमी है इस बात की कि यहाँ पर भारतीय भाषा के लिए इतना काम नहीं करता है, जैसे कि आप तो उदाहरण नहीं। देखिए ये बहुत दुख की बात है केशव भाई, और इसके लिए मैं हमारी इस जो मानसिकता है, हमारी ये दास्ता वाली मानसिकता, मैं इसको जिम्मेदार मानता हूँ। न जाने क्यों बचपन से हमारे आसपास, हमारे माहौल में हमें ये सिखा दिया जाता है या हम ये सीखते हुए बड़े होते हैं, या सब जिसको कहे ना कि अवचेतन मस्तिष्क में हमारी ये बैठ जाता है कि हमारी भाषाएं दोयम दर्जे की और अंग्रेज़ी हमें महान बनाती है। अंग्रेज़ी बोलने वाला आदमी पढ़ा लिखा लगता है, अंग्रेज़ी बोलने वाला आदमी कुलीन लगता है, अंग्रेज़ी बोलने वाला आदमी अच्छा दिखता है, अंग्रेज़ी बोलने वाला अच्छी नौकरी करता है, अंग्रेज़ी बोलने वाले का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। यदि आदमी अंग्रेज़ी बोलेगा तो आगे बढ़ेगा। ये अवचेतन मस्तिष्क में बातें इतनी बैठ गई हैं कि आदमी को लगता है कि अगर मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा तो बहुत ठीक लगूंगा, हमारी भाषा बोलूँगा तो मैं छोटा लगूंगा। ये मानसिकता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम अपनी भाषाओं का सम्मान नहीं कर पाएंगे। और मैं लोगों को कह के हार गया कि अंग्रेज़ी भी एक भाषा ही है। मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि इंग्लिश
लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। क्या बात, बहुत वाह वाह। नॉलेज नहीं है वो, लेकिन हमने ये मान लिया है कि अगर हम वो बोलेंगे तो हम बहुत श्रेष्ठ लगेंगे। आप देखिए, आप एयरपोर्ट पे जाते हुए एक सामान्य व्यक्ति भी अगर काउंटर पे खड़ा हुआ बात करता है तो वहां वो अंग्रेजी बोलने लगता है, लेकिन बस स्टैंड पे वो हिंदी में झगड़ा करता है। क्या? क्योंकि उसे लगता है कि मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ कि यार यहाँ तो सारे लोग वही हैं, तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मेरा प्रभाव पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि क्यों प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसी भाषा हिंदी बोलिए ना कि मुड़ के लोग आपकी तरफ देखेंगे, यार इतना अच्छा क्यों बोल रहा है ये आदमी, और इतना अच्छा कैसे बोल रहा है। भाषा तो भाषा है ना, वो संप्रेषण का माध्यम है, वो प्रभावित करने का माध्यम नहीं है। यदि मैं अपनी भाषा में, आप कहेंगे कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं कहूँगा अच्छी नहीं, मैं ऐसी ही बोलता हूँ, ये मेरी अपनी भाषा है, ये अपनी भाषा है। अगर आप जानबूझ के कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसे बहुत क्लिष्ट बना रहे हैं तो वो मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी भाषा है, संप्रश्न। ये दास्ता वाली जो मानसिकता है, हमें इसे समाप्त करना होगा, इसे मिटाना होगा। अंग्रेजी भी एक बहुत खूबसूरत भाषा है, वो बोलते हैं, और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और आप व्यावसायिक तौर पे अगर आपको सफल होना है तो ज़रूरी भी आज के ज़माने में, क्योंकि सब जगह वही बोली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उच्च दर्जे की है और हमारी भाषा दोयम दर्जे की, ये कतई नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। जी जी, आपका जो शो था वाह वाह क्या बात है, जैसे ही वो शुरू हुआ और दिनों दिन लोकप्रियता होता गया, उसमें आपकी संचालन की भूमिका, आपकी कविताओं की, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी की थी जो दिनों तुरंत वो लोकप्रिय हो गया? देखिए, मेरा पहला शो ही वाह वाह था हिंदी टेलीविजन पे, सन 2000 की बात, आज भी यादगार है। जी जी, वाह वाह के बाद बहुत खूब के बाद है क्या बात है के बाद वाह वाह क्या बात है, नुक्कड़ के शेर। मतलब हिंदी कविता के मैंने लगभग, ये ईश्वर का वरदान है, आशीर्वाद है मुझ पे कि मैंने 1,500 से 2,000 एपिसोड्स किए होंगे। और ये मुझ कलाकार को, मुझ अदना से कलाकार को, मुझ अकिंचन को ये ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि मेरे मार्फत ये काम हुआ, मेरे ज़रिए ये काम हुआ कि मैं इतने सारे एपिसोड्स कर सकूं। तो वो कविता चूंकि मेरी शिराओं में है, वो मेरे रक्त में बसती है, तो उनको, उस कार्यक्रम को जब मैं करता हूँ तो यकीन मानिए केशव भाई, मैंने उस कार्यक्रम की कभी कोई तैयारी नहीं की। आप कभी शूट पे आए उस कार्यक्रम को, देखेंगे कि वो बिल्कुल, अंग्रेजी का एक शब्द होता है सीमलेस, जिसमें मतलब कुछ ज्यों का त्यों वो शूट होता है। उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, सीधा कैमरा होता है और मैं बोलना शुरू कर देता हूँ जैसे इस वक्त बोल रहा हूँ। और वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बाला सती माता का आशीर्वाद है कि वो इस तरह से मैंने 1500-2000 एपिसोड की। और वो उस वक्त दिमाग का थोड़ा काम भी कर जाता है, इसलिए कर जाता है, कविताएं, शायरी जो है वो मेरी तो शिराओं में बसती है। तो जब उन्हें सुनता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ, उन्हें गुनता हूँ, उन्हें अपने भीतर बुनता हूँ, तो फिर शब्द अपने आप बाहर निकल आते। जी सर, आज के दौर में ये देखा है कि हम पीछे जाकर किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में कवि के रूप में आप और कुमार, बहुत सारे लोग हैं, दो ही नाम है जो फिल्म स्टार जितना मानदेय उनको मिलता है। तो ये जो अलग से जो पहचान बनी है आपकी, इसकी कुछ तो विशेषता है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम बहुत अच्छा पैसा ले रहे हैं, या मैं बहुत खूब पैसा ले रहा हूँ, या देश ने मुझे हाईएस्ट पेड पोइट बना दिया इसलिए मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं, वो तो प्रस्तुतिकरण से है। ये बात बिल्कुल चाहते हैं। हम, मैं सफल बहुत हूँ और मैं कमर्शियली, व्यावसायिक तौर पे बहुत सफल हूँ। मैं जम के पैसा लेता हूँ और छाती ठोक के लेता हूँ, मांगता हूँ, क्यों ना हो। हमारे ये हमने मानसिकता ही क्यों बना ली है कि साहित्यकारों को पैसा नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो वो भी मिलना चाहिए, और वो दे रहे हैं। और उसका कारण ये है, शायद मुझे ये लगता है, जब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे ये लगता है कि जब मैं मंच पे खड़ा होता हूँ तो मुझे किसी ने कहा भी था कि जब आपको सुनते हैं, मुझे पता नहीं था, देखो आदमी को अपनी कमियां मालूम होनी चाहिए, अपनी प्रशंसा के शब्द उसे पता नहीं होने चाहिए, और मैं रखता भी नहीं, मुझे अपनी कमियां जरूर पता है। लेकिन मंच पे जब मैं पढ़ता हूँ तब शायद, मुझे याद नहीं, आपने या किसी ने मुझे एक बार कहा था कि सर, जब आप माइक पे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप एफर्टलेस रहते हैं। इधर बोला, इधर गया, वो इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। तो मैं सप्रयास कुछ नहीं करता, सप्रयास कुछ भी नहीं करता। और दूसरी बात, जो मैंने अपनी कविताएं भी जितनी कही और जितनी लोकप्रिय हुई और जो आम जनता के अंदर पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, बोली जा रही हैं, वो कनेक्ट बहुत डायरेक्ट वाला है, जो मेरे आसपास घटता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो मुझे दिखा नहीं, मैंने वही लिखा जो दिखा, जो मुझे नजर आया रहा। तो शायद वो आम जनता की बात, आम जनता की भाषा में, आम जनता के तरीके से आप उनको कर रहे हैं, तो वो शायद एक पुल बन जाता है, वो कनेक्ट करता है, तो वो जनता उसे बार बार सुनना चाहती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सामान्य सी चीज़ें, लेकिन वो सामान्य सी चीज़ें जो है, जैसे सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं, या जैसे इस तरह की बहुत सारी कविताएं जो आदमी सोचता भरे, उसे लगता है अरे यार ये तो बोल दिया इसने, क्या कमाल है। तो शायद ये जो उनके अपने मन की बात शायद मैंने अपने शब्दों में ढाल के कह दी, इसीलिए उन्होंने मुझे हाथों हाथ ले लिया, मैं ये समझता हूँ। हाँ, जैसे सर कवि लेखक तो हजारों लाखों बनते हैं और वो उस ऊंचाई पे पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन जब आपने आपके बचपन में ही तय कर लिया था कि मौत शिखर को
पे विराजमान होना है, क्योंकि आपकी घटना मुझे आपके वक्तव्य में सुनी थी, उसका बाद में भी एक प्रश्न करूं। तो जब कोई कलाकार आया था आपके गांव जी, में, वो ऑटोग्राफ वाली क्या था वो किस्सा सर? उस किस्से को छोड़ा है बस, वो तो बचपन वो में प्रेरणादायी है ना सर? नहीं, वो था, मैं निम्बाड़ा में रहता था उस वक्त, और कोई एक कार्यक्रम था उस जमाने में, फिल्मी कलाकारों को देखना मतलब भगवान को देख लेना, क्योंकि सिनेमा का पर्दा बहुत बड़ा होता था। और वो एक कार्यक्रम था, लंबी कहानी है, कुल मिला के मुझे ऑटोग्राफ शब्द ही पता नहीं था। वो हमारे क्लासमेट ने कहा कि ऐसा लेते हैं साइन, तो मैंने भी लूंगा, और मैं अकेला सा था एकदम 7-8 वर्ष की उम्र में। उन्होंने मुझे ऐसा कंधे पे धक्का दिया, उनका ऐसा उद्देश्य नहीं रहा होगा, लेकिन कंधे पे मैंने कागज़ निकाल के कहा था ऑटोग्राफ दीजिए, मतलब साइन, उस वक्त तो ऑटोग्राफ शब्द भी नहीं आता था सर, साइन। तो उन्होंने कहा चलो इस पर कागज़ पे नहीं होता, डायरी लेके आओ। अब जिसने शब्द ही नहीं सुना था उसके पास डायरी कहाँ से होगी। लेकिन उस दिन पीड़ा बहुत हुई थी, कष्ट बहुत हुआ था, जो धक्का पड़ा था ना उस भीड़ में, वो बहुत कष्टदायी था। अपने ही घर के सामने स्कूल के मैदान में, घर पीछे दूरी पे, अकेला बच्चा। एक तो अकेला बच्चा वैसे ही माँ बाप के बिना बहुत छोटा होना, तो वैसे ही डरावा होता है और उसको ज़्यादा अपमान महसूस होता है। उनका उद्देश्य नहीं था वो करना, लेकिन वो मेरे भीतर वो एक ऐसा आग लगी उस दिन कि यार एक साइन मांगने पे ऐसा धक्का मिल रहा है। तो फिर ईश्वर कुछ ऐसा करे, कुछ पता नहीं था जीवन में क्या करूँगा, क्योंकि उसने जो ऊपर वो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई उसमें कुछ बदलता नहीं है। तो वहीं से निर्णय लिया था ना? निर्णय तो मैं नहीं समझता कि मैं निर्णय लेने के काबिल था, लेकिन इतना जरूर मन में आया कि आज ऑटोग्राफ के लिए धक्का पड़ा है, तो अब जिंदगी में ऑटोग्राफ शब्द दोबारा आया तो मैं ऑटोग्राफ लूंगा नहीं, अब दूंगा। ये एक जो होता है ना वो फिल्मी है ना, माँ मैं तेरी मिट्टी की कसम तरह, तो फिल्मी बच्चा तो था ही, तो लेके वो इस तरह की बात थी, भावना वो थी। लेकिन ये ईश्वर का वरदान ही मानता हूँ। उसके ठीक 2-2.5 साल बाद जब मैंने मेरा पहला कवि सम्मेलन बाल कवि के तौर पे पढ़ा, और उसी दिन जब पहला ऑटोग्राफ लिया, तो आसमान की तरफ देखा, और यकीन मानिए 25,000 लोगों की भीड़ में वो आज भी वो जो फीलिंग है, वो जो भाव है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। सर, ये आपकी कविताएं भी और प्रस्तुतिकरण दोनों ही बड़ा प्रेरणादायी होता है, ऊर्जा भी देता है। इसी प्रकार से जब हमने आपको कॉलेजों में आपकी स्पीचेस मतलब वक्तव्य सुने, 1-1 घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, मतलब आप उसमें संस्कार की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब पिन ड्रॉप होके मैंने 3 कॉलेज में सुने हैं। तो वो जो वक्तव्य रहता है, वो उसके लिए तो कुछ निश्चित रूप से कुछ सोचा जाता होगा कि आज यहाँ पर क्या कहना है। देखिए क्या है केशव भाई, मैं आपको एक बताऊँ, हर व्यक्ति का एक तो रचना प्रक्रिया अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है। मेरा जो काम करने का तरीका है, या जो बोलने का तरीका है, या जो किसी भी चीज़ में प्रस्तुतिकरण का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है। मैं एक्सटेम्पर डिबेट बोला करता था, उसमें मैं नेशनल टॉप था। तो शायद वो मेरा दिमाग जो है उस तरह ऐसा उस वक्त जिसको कहते हैं प्रोग्राम्ड हो गया, वो इस तरह से साइट हो गया कि वो पर्ची खुलेगी और मेरा दिमाग सोचना शुरू करेगा। यदि आप मुझे बांध देंगे कि ये तैयारी करनी है, तो मैं शायद कुछ ना कर पाऊँ। मैं कुछ ना कर पाऊँ। ये शायद माँ शारदा या माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। हाँ, आप ये ज़रूर है कि आप किस विषय को छुएंगे, इतना तो आप सोचते हैं कि यार आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, अगर आप मुझे किसी किताब के विमोचन पे जाना है तो निश्चित तौर पे मुझे किताब की बात करनी है, तो मैं इस विषय को छूँगा जरूर, लेकिन मैं क्या कहूँगा ये मुझे निश्चित तौर पे कभी पता नहीं होता। मैंने देखा ना वहाँ आपके 4 आपने विषय खोल रखे थे, बच्चों का अलग, संस्कृति का अलग। तो वहाँ जब खड़ा होके फिर वो स्मृति ईरानी 1 घंटे बैठी हैं आपको सुनने। जी हाँ, वो तमाम लोग, वो तो खैर अच्छे सारे लोग जो हैं वो अच्छा लगता है सबसे मिलना, सबको सुना। तो वो जो उस वक्त मैं क्या कहूँगा ये बहुत तय नहीं होता है, लेकिन ईश्वर साथ देता है और चीज़ें निकल आती है। तो मैं ऐसे कुछ फ्रेम नहीं करता हूँ कभी, या प्रोग्राम नहीं करता हूँ, या पॉइंटर नहीं बनाता हूँ कभी। जी। ऐसा मैंने कभी नहीं किया ज़िंदगी में। तो मैं ये नहीं कह रहा ये करना गलत है या ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। आप के कहना मतलब कौन प्रेरणादायी कवि या साहित्यकार, किसको आपने ज़्यादा? देखिए, मंचों पे अगर मैं कहूँ कि आप जिनको आप मंच पे जब मैंने पढ़ते हुए देखता था, मैं चूँकि बाल कवि के तौर पे, बाल कवि बैरागी जी को जब मैं सुनता था, वो एक स्कूल है, विश्वविद्यालय, वो दुर्भाग्यवश दुनिया में नहीं रहे। आप उन्हें मंच पे जब कविताएं पढ़ते देखें, आप ट्रैवल करते थे उनके साथ, एक एक शब्द के साथ। आप यात्रा करते हैं, जब वो पनिहारी पढ़ते थे तो आप वो उस पनिहारी के जो पनिहारिन के वो जो सौंदर्य में आप डूब जाते थे। जब वो कोई ही नंगारों से प्यार तो करे जब पढ़ते थे, तो आप एकदम जागृत हो उठते थे।
जब वो कहते थे क्या कहा अंधेरा जीत गया, क्या कहा उजाला हार गया, क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया, तो आपके रक्त में उछाल आता था। तो वो जो प्रस्तुतिकरण लाजवाब उनका, मुझे उनको सुन के अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मुझे ओम प्रकाश आदित्य जी का शिल्प बहुत अच्छा लगता था हास्य का, वो भी दुनिया में नहीं रहे दुर्भाग्यवश। तो ये लोग बहुत अच्छा। और मेरी स्कूलिंग जो है कविताओं की स्कूलिंग, वो मंच पे चूंकि बाल कवि के तौर पे आ गया तो इन्हीं सब लोगों के साथ हुई, तो इनको सुनते हुए बड़ा हुआ। लेखक या कवि कोई क्लास तो होती नहीं सर कि वहाँ पर आप सीख कर डिग्री ले लें और सफल हो जाएं। हाँ, ये तो ईश्वर प्रदत्त ही है। प्रस्तुतिकरण का निश्चित रूप से वो उसके लिए तैयारी। मुझे नहीं लगता प्रस्तुतिकरण के लिए भी आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। देखो, गायक और कवि आप पैदा नहीं कर सकते, वो पैदा होके ही आते हैं। जी जी जी, है ना। आप रियाज कर लेंगे लेकिन आप गायक नहीं हो जाएंगे। आप गा लेंगे पर गायक नहीं हो जाएंगे। जी। आप सोच के तुकबंदी कर लेंगे पर कभी नहीं हो जाएंगे। वो खुदादात सलाहियत जो होती है ना, वो ईश्वर प्रदत्त जो होता है वही होता है। तो हम तो इस चीज़ का किसी को घमंडी नहीं करना चाहिए कि मैं कवि हूँ या मैं कलाकार हूँ, क्योंकि वो खुदा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, ये उन्हीं का दिया हुआ है। अगर मैं इस चीज़ का अहंकार करने लग जाऊं, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जी जी जी। तो ये तो ईश्वर प्रदत्त है, उन्हीं का दिया हुआ है। तो आप गायक हुए, कवि हुए, ये पैदा नहीं होते हैं, मतलब ये पैदा नहीं किए जाते, ये ईश्वर ही भेजता है। आपके कविता संग्रह, कहानी संग्रह, ये उपन्यास भी आने वाले हैं कुछ? नहीं जी, देखिए उपन्यास लिखने का मुझ में पेशेंस नहीं है, न मैं जो है गद्य लेखन बहुत करता हूँ। व्यंग लिखा करता था एक ज़माने में। जी। कविता संग्रह जरूर जो आया, अब तो मेरे आलस के मारे जो नए वो आ ही नहीं पा रहे हैं, ये मेरा ही आलस्य है। कुछ एक आध कविता मैं आपको इस वक्त क्या सुनाऊं, जरा माँ वाली भी आपकी माँ वाली बहुत नहीं, ही। मैं आपको इस दौरान वो सुना देता हूँ जी। मैं ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं को इस दौरान जो लॉकडाउन में लिखा गया जी जी वो कुछ अगर मुझे मिल जाए मैं देख लेता हूँ। मैं देखता हूँ, देखिए जरा, ये तो कट जाएगा ना, इतना जो टाइम लगेगा वो एडिट में। अच्छा अच्छा, चलिए तो मुझे ढूंढना पड़ेगा फिर। आपको तो देखते भी हैं लोग, ऐसा नहीं। नहीं, वो लोगों को इतना लंबा पॉज जो है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है, और सही बात भी है। जब हिंदी की ऑडियंस के पास जी अब आप, अच्छा इसमें भी ये हो सकता है कि कई लोग कहें कि आप पेशेंस शब्द तो अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। या आप उर्दू के बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल अब कर ये रहे हैं। तो रंग बस गए सब। ये हमें उदार होना चाहिए। उदार। हमें भाषाएं जो हैं वो बाहें फैला के हर शब्द का स्वागत करती है। कोई भी भाषा जो दुनिया में जहां भी कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा ये दावा नहीं कर सकती कि उसमें 100% उसी के शब्द हैं। मिली जुली, इसलिए वो आगे बढ़ती ये है। संप्रेषण है। अपना आप और मैं अपने सुबह से लेकर शाम तक अपनी बातचीत में अरबिक, उर्दू, अरबी, उर्दू, फारसी के सैकड़ों लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी अपनी जमीन की भाषा है। उर्दू तो यहीं पैदा हुई, बिल्कुल। इसी तो ये हमारी अपनी भाषा है, और ये सब मिलजुल के तरक्की करनी चाहिए। तरक्की कर भाषाओं भी में, रही है। भाषाओं में इस तरह का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हिंदी भी दूसरी भाषाओं के शब्द हैं तो ही आगे बढ़ी है इतनी। जी देखिए, बात आगे बढ़ने की नहीं है, भाषाएं ऐसी तरह से आगे बढ़ती हैं। भाषाएं, क्योंकि ये संप्रेषण है ना, जी ये तो संप्रेषण है। हमारे देश में कहा जाता है कोस कोस पे पानी बदल जाता है और फिर 2 कोस पे बानी बदल जाती है। तो वो इसलिए बदलती है कि आपका लहजा बदला तो उस शब्द का, आपने लहजा बदला, उच्चारण बदला तो उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ अलग ध्वनित होने लगता है। तो ये हमेशा रहेगा, और हमें उदार होना भी चाहिए। हमें इस मामले में बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना, अंधा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो हम कैसे प्रयोग कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी ऐसे अपने यहाँ के भारतीय लोग जब विदेश जाते हैं तो वहाँ के कुछ शब्द सीख कर ही जाते हैं। लेकिन यही दक्षिण वालों को एक शिकायत होती है सर कि आप तो कहते हो कि हिंदी सीखो, लेकिन आप हमारी तमिल तेलुगु क्यों नहीं सीखते हैं? कुछ तो सीखो आप हमारे शब्द। देखिए, कोई भी भाषा सीखनी चाहिए ना। मैं उनकी बात या मेरी बात नहीं है, कोई भी आम बातचीत बता रहा हूँ, वो उनकी ऐसी सोच है और सच भी है उनकी सोच। भाषा सीखी जानी चाहिए। देखिए, आप भाषाएं तो आपको समृद्ध करेगी ना, और आपकी और मेरी उम्र में आके भाषाएं नहीं सीखते। बच्चों को तो मैं अक्सर कहता हूं, आप जितनी अतिरिक्त भाषाएं सीख सकते हैं सीखिए, बेहद आवश्यक है। क्योंकि आप 15 साल 17 साल की उम्र में जितनी भाषाएं सीख लेंगे, उसके बाद सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समय भी नहीं रहता, और वो नहीं, समय नहीं, इच्छा भी नहीं रहती। आपका जो मस्तिष्क है उस वक्त बहुत ग्राह्य होता है।
वो तमाम चीज़ें सीख लेता है। आपकी और मेरी उम्र में अब आपको चीज़ें याद नहीं रहती। अब मेरे को अपनी ये जो लॉकडाउन में लिखी हुई कविताएं इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे उस वक्त वो रोज़ अखबार में छप रही थी पूरे देश में, पत्रिका में और भास्कर में, दोनों में एक फ़ोटो आता था और उस फोटो पे एक कविता, वो फ़ोटो मुझे भेजते थे, मैं कविताएँ लिखता था उस पर। तो वो मेरे सचिव को जो है तो अब कहीं उसको मिल जाए, मैं उसको जो मेल ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें से फिर मैं आपको। लेखन में भी कुछ चल रहा है अपना, फिल्म या सीरियल का लेखन का? नहीं सर, नहीं मैं, क्योंकि मैं अपनी कविताएं और अपना अभिनव, ये जो चीज़ें हैं जी, ये कर लूँ तो ये ठीक है, क्योंकि फिल्म लिखना या कुछ स्क्रिप्ट लिखना, उसके लिए अलग किस्म का एक टेम्परामेंट चाहिए और थोड़ा बहुत समय चाहिए, काफ़ी बहुत जी। वो अभी थोड़ा सा उसका मुझे लगता नहीं कि मुझ में वो टेम्परामेंट है। विदेशों में जब आप कवि सम्मेलनों में गए, वहाँ का कुछ अनुभव सर? बहुत सारे अनुभव हैं। मैं तो इतने विदेशों में आज से शो नहीं कर रहा हूँ, तो 1991-92 से चल रहा है। वो देखिए आज ये नहीं मिल रही कविताएं, तो कोई ये बात भी नहीं, एक और बातचीत में ही ठीक है। हाँ, इसी में से कुछ करते हैं, मिल जाएगी तो हम बाद लब तक अपने बातचीत करते रहते हैं। सही बात है। तो अभी यहाँ पर जो 14 सितंबर हिंदी दिवस मनता है जी, और अब विदेशों में जो लोग हैं वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा हिंदी जी, वो भी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार में भी सुषमा स्वराज जी गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, अपने भाषण दिए थे उन्होंने, और ये कहा था कि हमारे पूरे प्रयास हैं। तो एक न्यूज़ बुलेटिन शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, सप्ताह में एक दिन वो बुलेटिन आता है, हिंदी में आता है सब वो। जी जी जी। तो इसी तरह से, और हर साल विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, तो निश्चित रूप से विदेशों में तो जो भारतीय लोग हैं वो हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, और हर देश में काव्य गोष्ठियाँ और कवि सम्मेलन और इस तरह की गतिविधियाँ आए दिन होती रहती है, जैसा कि हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं। देखिए आज तो एक मिलने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पूर्णतः इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे से मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ेगा जी कि कहाँ है कि मैंने तुरंत आसानी से ढूंढ पाऊँ। जी जी। अभी आपने फेसबुक पे डली थी वो, मैंने लाइक भी किया अच्छा, नहीं मिल गई? मिल गई, देखिए। जी 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 जी, देखिए स्वागत है। आपके चाहने वाले बिल्कुल, हमसे शिकायत हो जाती है उनको। स्वागत है सर। देखिए लॉकडाउन में बहुत सारे दृश्य थे जी। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की। समाज ऐसे ही चलता है, हाथ से हाथ मिलते हैं, हाथ से हाथ बढ़ते हैं और तभी समाज चलता है। लेकिन मेरा इसमें सोच बहुत दूसरा है। एक शब्द है ना, दान, मदद, मुझे इन शब्दों से नफरत है थोड़ी सी। अच्छा, आप दान कर रहे हैं तो किसी और को दान नहीं कर रहे हैं, तो मेरा उस पर क्या सोच है उस ज़माने में। बहुत लोगों ने बहुत एक दूसरे की सहायता की, जी करनी भी चाहिए जी, बहुत ज़रूरी है। समाज ऐसे ही निर्माण करता है, व्यक्ति आखिरी कड़ी है, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। बहुत तो मैंने लिखा कि पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। हवा की कीमत क्या है, श्वास से पूछिए। क्या बात है, वाह वाह। पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। हवा की कीमत क्या है, श्वास से पूछिए। पूछिए पिंजरे में बंद पंछी से कि मोल परवाज का क्या है। क्या बात है, बहुत। पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। हवा की कीमत क्या है, श्वास से पूछिए। पूछिए पिंजरे में बंद पंछी से कि मोल परवाज का क्या है। जिनके होठ सिले हों वो बताएंगे कि महत्व आवाज का क्या है। क्या बात, जिनके होठ सिले हों वो बताएंगे कि महत्व आवाज का क्या है। कमी छाया की मरुस्थल को सताती है और भूखी रोटी की कीमत बताती है। कमी छाया की मरुस्थल को सताती है और भूखी रोटी की कीमत बताती है। अतः उपकृत वह नहीं जो ले रहा है, जी अतः जी, उपकृत वह नहीं जो ले रहा है, भाग्यशाली तो वो है जो दे रहा है। क्या बात, भाग्यशाली तो वो है जो दे रहा है। आभार ईश्वर का कि सेवा के प्रकल्प में नाम तो आ सका, मैं इस संकट में कुछ काम तो आ सका। और ये कर रहे हैं हम ईश्वर को प्रणाम के लिए, न प्रचार के लिए न किसी नाम के लिए। क्या बात, ये भाव होगा तब हम। और एक फिर आपने बहुत सारे चित्र देखे होंगे लॉकडाउन के दौरान में कि बच्चे सड़कों पे अपने माँ बाप के साथ निकल पड़े हैं घर जाने के लिए, लेकिन और बहुत ख़राब हाल था जी। करुणा जो थी वो थी बहुत ज़्यादा। तब एक बहुत छोटी सी कविता मैंने ये लिखी कि लोग निकल पड़े थे मुंबई से अपने अपने प्रदेशों के लिए, लेकिन जा पाए नहीं जा पाए, पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। अथाह संकट, असीम परेशानियां, लेकिन जिजीवशा है तो निकल पड़े।
तो एक छोटा सा लिखा था कि पापा धरती से चांद कितना दूर है। पापा ने तुरंत बताया। क्या बात पापा जी। धरती से चांद कितना दूर है। पापा ने तुरंत बताया। पापा गुणा कैसे होता है। पापा ने तुरंत सिखाया। पापा क्या गुणा कैसे होता है। पापा ने तुरंत सिखाया। पापा कपड़े चाहिए। पापा ने सिलवाए। पापा क्या? कपड़े चाहिए। पापा ने सिलवाए। पापा बेड टूट गया। पापा लेकर आए। हाँ। पापा हाँ। धरती से चांद कितना दूर है। पापा ने तुरंत बताया। पापा पहाड़े गुणा कैसे होता है। पापा ने तुरंत सिखाया। पापा कपड़े चाहिए। पापा ने सिलवाए। बेड टूट गया है। पापा लेकर आए। पापा पहाड़े याद नहीं है। पापा ने उसी वक्त रटवाए। जब भी जो चाहिए था लाकर दिया। पापा ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। इतनी सारी बातें हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। आज हम पूछ रहे हैं पापा घर कब पहुंचेंगे। आज पहली बार पापा के पास कोई जवाब नहीं। क्या बात वाह, वाह, बिल्कुल कटु सत्य बात। ये तमाम जो चीज़ें हैं उस वक्त एक, लेकिन अंततः ईश्वर का विश्वास ही काम आता है। तब मैंने ये लिखा कि वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान। आप देखें अप्रैल मई में हमारी क्या हाल थी। कोई हमें जीवन नज़र नहीं आ रहा था। जी। चारों तरफ ऐसा हाल था कि इससे ज़्यादा निराशाजनक कोई दौर जी हो नहीं सकता। जी। लेकिन आज आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं कुछ महीनों बाद ही। जीवन रुकता नहीं सही है, बात। चलता है। और उसी वक्त मैंने कहा था कि ऐसा क्यों होगा। जी। ये उस जमाने की कविता है जो आज जिसे हम जी महसूस कर रहे हैं कि वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों का पथ भी, वो जो रचता है वाह, वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों के पथ भी, वो जो जीवन के प्रण में है, वो जो धरा के कण कण में है, वो जो जिसके इशारे से नदियां चले, वो चाहे तो उपवन खिले, वो जो पुष्प है महक भी, वो जो स्मित है चहक भी, वो जो बच्चों की तुतलाहट में है, वो जो निर्दोष खिलखिलाहट में है, जिसकी अनुकंपा से मनुष्य जीता है, वो जो इस जग का रचयिता है, वो जो हम सब का पालक है, जिसके हम सब बालक हैं, समय का हर क्षण जिसका लेख रहा है, वो विश्व का रखवाला ऊपर से सब देख रहा है। देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, उससे हमारे संघर्ष को, देख रहा है थमते हमको, हमारे प्रण और संयम को, देख रहा है पीड़ा का उन्नयन भी, हमारे सजल नयन भी, वही करुणा का सागर दया निधान है। हम जानते हैं प्रभु ये पूरे विश्व का इम्तिहान है, और विश्व को विश्वास है कि दूर करेंगे बाधाओं को, तुम निराश नहीं करोगे अपनी ही रचनाओं को, तुम सदा दया के अभिलेख रहे हो। हम निश्चिंत है प्रभु, तुम ऊपर से सब देख रहे हो। क्या बात, हम निश्चिंत है तुम ऊपर से सब देख रहे हो। क्या बात, वाह कितनी प्रेरणादायी है उसमें। क्या बात है सर, क्या बात। तो इतनी सच्चाई है, वो ऊपर से देख रहा है, इसलिए आज हम सब यहाँ हैं, सच्चाई यहाँ उपस्थित है। सुना है तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मुझे लगा इतना काफ़ी है। जी जी। तो ये उस जमाने में लिखा गया, लॉकडाउन के दौर में खूब सारा लिखा गया। अभी जो साहित्य रचा जा रहा है गद्य में या पद्य में जो भी जी, वो पहले की तुलना में क्या स्थिति उसकी? देखिए मैं कुछ नए लेखकों की बहुत तारीफ करना चाहूँगा जी, बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा, जो एक नई हवा लेके आए। जी क्या बात, एक नई बयार लेके आए। मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, कवि में तो आपका नाम है। देखिए कवियों का तो चूंकि तो मैं तो बचपन से ही आ गया और ठीक है, लोगों ने वो कर दिया। मैं जहाँ मुझे जिस मुकाम पे पहुँचा दिया वो एक ईश्वर की कृपा है, लोगों का प्यार है। लेकिन जो हिंदी गद्य लेखन में है, जी मैं नाम लेकर कहना, सत्याव्यास है, नीलोत्पल है, क्या उनको निखिल सचान है, जी शशांक की भी एक किताब मैंने अभी चुनी भी गई है इनकी, दिव्य प्रकाश दुबे हैं। ये जो 4-5 लोग हैं, क्या बढ़िया लिखते हैं। इनके पास अपना एक नया मुहावरा है। आप औघड़ पढ़ो नीलोत्पल की, आप सत्या की किताबें पढ़ो, चाहे 84 हो या उसके पहले की बनारस टॉकीज हो, या आप दिव्य प्रकाश दुबे की कहानियाँ पढ़ो, या निखिल का अभी मैं एक नया पढ़ रहा था पापा मैन। तो ये तमाम लोग, इनके पास एक नई ऊर्जा, एक नया सोच, इनको हमें तारीफ करनी चाहिए। जितने जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो बड़े लोग बने हुए हैं, वो उन्हें तारीफ करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो प्रशंसा करने में बड़ी समस्या होती है। हम ये क्या बढ़िया लिख रहे हैं। ये जो समाज में घटित हो रहा है वो लिख रहे हैं सर कि काल्पनिक कुछ? देखिए क्या है कि कभी भी जब तक आपके उसके अंदर कल्पना का छौंक नहीं होगा, तब तक तो आप लेखक कैसे होंगे। लेकिन जो आसपास घट रहा है उसे भी आप कैसे प्रस्तुत किया जाए। एक तो ये कि भाई सामने ये जिसको कहते हैं ना, एक सेंटेंस कहीं लिखा था सत्या ने किसी जगह, वो गालिब की शायरी की जगह बालिग वाली शायरी सुना देती थी। तो ये गालिब का जो बालिग करने वाला जो ये जो
शब्द को, ये अक्षरों को इधर से उधर करने का ये जो चीज़ है, इसमें जो एक नया रस पैदा करने वाली जो चीज़ है, जो भाषा है, क्योंकि सीधा सीधा लिखना तो बहुत आसान है। तो आप ये कहें कि जो कल्पना का छौंक है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो आसपास है उसको भी आप किस ढंग से प्रस्तुत करें वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी 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 वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। जैसे औघड़ में नीलोत्पल की जो भाषा है, जो आंचलिक भाषा, जो रस्टिक ह्यूमर जो उसमें, अगर आप उसे पढ़ें और जो बीच बीच के अंदर एक आध पंक्ति में जो फिलोसॉफी भी आ जाती है, तो आपको लगता है कितना अच्छा लिख रहे हैं ये लोग, कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और ये लोग नए लोगों तक, नई पीढ़ी तक पूरी ऊर्जा के साथ पहुंच रहे हैं। आप देखिए, इनकी किताबें आती है अमेजन के ऊपर, ऑर्डर्स पे ऑर्डर मिलने लगते हैं, लोग इंतजार करते हैं। कितनी अच्छी बात है। इनसे जब मेरी बात होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लोग मुझे बहुत सम्मान करते हैं, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इनसे बात करता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये नए लोग, ये इन्हें नई वाली हिंदी कहा गया है अभी इस भाषा में, आधुनिक। ये नई वाली हिंदी वाले लोग हैं, तो इन्हें बढ़ाना चाहिए हमें। तो ये जो लोग हैं सर, एक बात है कि जैसे जब कोई साहित्यकार, लेखक होता है, बहुत अच्छा लिखता है, उसकी लेखनी में बहुत धार होती, और उसके उपन्यास भी रातों रात बिक जाते थे पहले, लेकिन उसको मार्केटिंग की समझ नहीं होती थी। आज के दौर में जो युवा है ना, वो लिखने के साथ साथ मार्केटिंग भी शुरू करता है। अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? हाँ, अच्छी बात है। तो ये समझ, इसमें बुरा क्या है? और आदमी को आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? हम ये क्यों माने? एक तो हमारे यहाँ समाज में दिक्कत ये है कि हमारे भारतीय मानसिकता के अंदर सुख से लोगों को बड़ी एलर्जी है। दुखी है तो बहुत अच्छा, सुख से बहुत समस्या है। मुझे समझ में नहीं आता, कोई आदमी कोई चीज छोड़ रही है, इन्होंने सारी जिंदगी बेचारों ने आम नहीं खाया, तो क्या क्यों नहीं खाया भाई? आपके पास अवेलेबल था, आपके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी आपने आम नहीं खाया, तो वो महान हो जाता है लोगों के लिए। सारी जिंदगी आम नहीं खाया, अबे इसमें मानता की क्या बात है? उत्सव है ना ये। सुख से आपको दिक्कत क्यों है? तो अगर कोई आदमी लिख रहा है अच्छा और अच्छी मार्केटिंग भी कर रहा है, तो उसमें समस्या क्या है? वो लेखक सुखी होना चाहिए कि नहीं? सही बात। लेखक के घर में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और वो उसके लिए प्रयासरत है और उसके लिए कर रहा है, तो हम परेशान कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको जब समझ आती है, जब तक उनकी लिखने में धार नहीं। वो मेरे वरिष्ठ हैं, तो मैं उनके लिए क्या कहूं? लेकिन जो कर रहा है उसके लिए तो प्रशंसा का भाव होना चाहिए ना। तो अच्छी बात है, क्यों ना हो? जी, क्यों ना हो? पहले के ज़माने में फिल्में कैसी बनती थी? एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, मतलब हीरो को कोई मतलब नहीं था फिल्म बनी कब रिलीज हुई। आज का हीरो का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसमें प्रमोशन के डेज फिक्स होते हैं, मैं इतने दिन प्रमोशन करूंगा। ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, ये इस ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहुंचना है कि नहीं? जी जी। आप हिंदी के लिए पर्चे बांटे, इससे बेहतर आप ये कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत करके लोगों तक पहुंच रहे हैं। जी जी, पहुंचना आवश्यक है। सही बात, सही बात। फिल्मों में सर होता है, कोई साहित्यकार अपने उसके उपन्यास के जब राइट लिए जाते हैं, फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं साहित्यकार संतुष्ट नहीं होता है फिल्म मेकर से। लेकिन फिल्म मेकर ये कहता है कि भाई ये सिनेमा अलग है, हम इसको अपने उसमें ढालेंगे। वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या है, दो अलग अलग माध्यम है। यहाँ पर टीवी सीरियल में भी इस तरह की बातें, मुझे टीवी भी है तो फिल्म भी ना है, तो पर्दा ही ना। हाँ। तो दो अलग अलग माध्यम है। यदि आप किसी पुस्तक को आप प्रस्तुत कर रहे हो दृश्य के रूप में, पुस्तक जब लिखी गई है तो लेखक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जब फिल्म बना रहा है तो उसको, जैसे पुस्तक में ये लिखा गया कि राम कमरे के अंदर घुसा, एक लाइन ये कि राम ने कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने लिख दिया। अब फिल्म बनाने वाला जब इस पंक्ति को पढ़ेगा या इसको चित्रित करने वाला कि राम ने कमरे में प्रवेश किया, तो पहले वो ये सोचेगा कि राम कमरे में जिससे मिलने जा रहा है वो दाईं ओर बैठा है या बाईं ओर बैठा है, तो प्रवेश किस तरह से करेगा? वो इधर मुड़ेगा या उधर मुड़ेगा? दरवाज़ा अंदर खोलेगा या बाहर खोलेगा? अगर अंदर खोलेगा तो क्या उसका पाँव पहले आएगा? 25 चीज़ें हैं। वो एक राम ने कमरे में प्रवेश किया को चित्रित करने के पीछे उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हो सकता है कि उसमें जो लिखा गया है उससे थोड़ा सा वो अलग दिखे। तो दो अलग अलग माध्यम है ये। तो आप इस माध्यम को ज्यों का त्यों उस माध्यम में कभी नहीं बना सकते, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आवा, अवश्यंभावी। धारावाहिक में, सीरीज में होता है, जैसे एक उपन्यास पे एक ही फिल्म बन सकती है, लेकिन धारावाहिकों में कि इसको 13 एपिसोड बन जाएगा, इस तरह की एक सुविधा उसमें ज़्यादा, वो सुविधा नहीं, वो कंपल्शन है कि इतने में ही करना है। जी। अगर आपको कोई किरदार दिया जाए, कोई अच्छा लोकप्रिय उपन्यासकार, और आपको कि उस किरदार को, क्यों नहीं,
किरदार निभाना तो काम है मेरा। मैं हमेशा कहता हूँ अभिनय मेरा शरीर है, कविता मेरी आत्मा है। तो निश्चित तौर पे करूँगा। अगर कोई मुझे लायक समझेगा कि मैं कर सकता हूँ तो जरूर तो करूँगा। हैं आप बिल्कुल, आपकी पॉपुलैरिटी भी, लोकप्रिय हैं भी। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से नई पीढ़ी जो है लिख रही है, जो जी। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। बिल्कुल और उज्ज्वल है, डिजिटल- बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा डिजिटल उनको लिखना प्लेटफॉर्म ने चाहिए। तो और इनको रातों रात इनकी कविताएं लोगों तक पहुंचा दी है, ये एक फायदा हुआ है। आप तो दूर थे, अभी आए हैं आप ये फेसबुक सोशल पे मीडिया पे थोड़ी- अभी भी मैं बहुत मन मार के से कैसा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नकली शैलेश बड़ा पैदा हो गए। जी 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 तो जब लोगों को लगता है कि वो बात कर रहे हैं तो कहते हैं सर इनको रोकने के लिए कुछ तो करो। जी। तो आज भी मेरे लिए सोशल मीडिया वही है कि मैं यहाँ हूँ, मतलब पहुँचा हूँ, लेकिन वो मेरे स्व प्रचार के लिए नहीं है, आत्ममुग्धता के लिए नहीं है, लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक संपर्क का माध्यम है, तो आप कर लें। लेकिन मैं उसको स्व प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करता कि आज मैं ये करके आ गया, आज मैं वो करके आ गया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठा, मुझसे नहीं होता और मैं करूँगा भी नहीं। अब सर पूरी बातचीत के दौरान कोई बहुत सी शिकायत ना आए कि जो आपका लोकप्रिय सीरियल है इतने वर्षों चल रहा है, पूरी दुनिया में हिट है, उसके बारे में बात ही नहीं की, बात ऐसी आज- शिकायत आएगी नहीं सर? नहीं, क्योंकि बात आज हम सीरियल या फिल्मों की नहीं कर रहे, हिंदी की कर रहे हैं। हम बात दूसरी कर रहे साहित्य की हैं। जब वो बात करेंगे तब वो बात करेंगे। जी, दो चीज़ों को कभी आपस में मिक्स करना ही नहीं चाहिए, उनको मिलाना ही नहीं चाहिए। तो नई पीढ़ी के लिए, कवियों के और लेखकों के लिए कुछ संदेश? खूब पढ़ें, पढ़ें। खूब पढ़ें। अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा सोचेंगे नहीं, क्या अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छा कहेंगे नहीं। अच्छा कहना है तो अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना बहुत आवश्यक क्या बात, क्या बात। तो नमस्कार सर। है। नमस्ते कौशल भाई। तो आप शैलेश जी को सुन रहे थे, आज इनका बहुमूल्य समय इन्होंने दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि अगर सर को 10 जनवरी को समय हो तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में आएंगे सर, चाहे 10 मिनट के लिए आएँ या आएंगे। धन्यवाद।